हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन में मैरी जुन की पट्टी कर रही होती है। जुन बोलता है, पहले मैं सोचता था पता नहीं तुम अपने हस्बैंड से इतनी ज्यादा क्यों डरती हो, लेकिन आज उसको देखकर समझ आ गया है कि तुम उसका सामना क्यों नहीं करती थी। इवन उनके घर पर हमले भी स्टार्ट होने लग जाते हैं। जुन उसे बोलता है, क्यों ना तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो जाओ, लेकिन वो मना कर देती है और बताती है, मेरे मॉम डैड अपनी मैरिड लाइफ में इतना ज्यादा खुश थे, मुझे लगता था शायद मैरिज ऐसी ही होती होगी, जिसमें वाइफ अगर गुस्से में घर छोड़कर चली जाती होगी तो उसका पति नंगे पाँव से मनाने के लिए आता होगा। पर मेरे साथ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। वैसे तुम्हारी शादी कैसी थी? ऐसे तुम उससे इतना ज्यादा प्यार करते हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारी मैरिड लाइफ तो अच्छी ही होगी। इधर कंग युआन से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। युआन उसके टूटे हुए हाथ की मलहम पट्टी करने लग जाती है। वो पूछती है, तुमने किसके साथ झगड़ा किया है? ये बोलता है, तुम्हें तो मालूम ही होगा किसके साथ लड़ूंगा मैं। वैसे तुमने मुझे धोखा दिया है, एक तरफ तुम मेरी तरफ होने का नाटक कर रही हो। तुमने मुझे अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि किम अपने पति के साथ नहीं बल्कि दूसरे घर में रहती है। ये बोलती है वो उसका घर नहीं है बल्कि स्टूडियो है। वो बोलता है, मुझे अच्छे से मालूम है, तुम्हें पहले से ही पता है कि मेरी वाइफ कहाँ पर है। युआन पूछती है, तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? वो भी ऐसी लड़की को जो तुम्हें छोड़कर भाग गई है। क्या पता तुम उसे ढूंढ भी लो पर तब तक वो किसी और की हो गई हो। इधर मैरी सोच रही होती है, मेरे चक्कर में जुन की भी हालत खराब हो रही है, इसलिए रातों रात वो वहाँ से निकल लेती है। युआन उसे बोल रही होती है, भूल जाओ उस लड़की को और एक ऐसी लड़की को ढूंढो जो तुम्हें सच में बहुत ज्यादा प्यार करे। कंग बोलता है, उसे कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। युआन बोलती है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे छोटी सी एज में ही छोड़कर चले गए थे और जिसके साथ मैंने प्यार किया उसने तो कभी मुझे चाहा ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ। युआन तो उसके करीब आने लग जाती है, ये देखकर कि कंग अपनी वाइफ से कितना ज्यादा प्यार करता है और वो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन कंग वहाँ से हट जाता है और बाहर जाने के बाद उसे एक लड़की दिखाई देती है। उसे लगता है शायद ये मैरी है, लेकिन वो तो किम होती है। कंग को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और सोच रहा होता है, मैरी तुम कहाँ पर हो? इधर जुन की जैसे ही आंखें खुलती है तो उसे मैरी का नोट मिलता है, अगर तुम मुझसे दूर रहोगे तभी तुम सेफ रहोगे, इसलिए तुम मुझे मत ढूंढना। जिसके बाद वो उसे कॉल करने लग जाता है। मैरी को उठाना पड़ता है और उसे बोलती है, मुझे तुम्हारे और एहसान नहीं चाहिए। मैरी जिस ट्रेन से जाने वाली होती है उस ट्रेन की अनाउंसमेंट हो रही होती है, जो कि जुन भी सुन लेता है, इसलिए जुन भी वहीं के लिए निकल लेता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि मैरी कहाँ पर है। इधर मैरी ट्रेन में चढ़ जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचने के बाद वापस उतर जाती है क्योंकि उसका जाने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरी ट्रेन आती है तो वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन इस बार जुन आकर उसे रोक लेता है। वो बोलता है, प्लीज तुम यहाँ से मत जाओ। मैरी भी उसे हक कर लेती है तो जुन को लग रहा होता है शायद ये मेरा ही वेट कर रही थी। इधर कांग ये सोच रहा होता है कि मुझे किंग के फेस में मैरी जैसी फीलिंग क्यों आ रही थी। तभी उसकी स्टेप मॉम उसे सुनाने लग जाती है, मैंने सुना है किसी बड़े बिजनेसमैन की वाइफ भाग गई है, कहीं वो तुम्हारी वाइफ ही तो नहीं है, क्योंकि हमने मैरी को काफी टाइम से नहीं देखा है। वो बोलता है, चिंता मत करो, मैं अपने लिए किसी मिस्ट्रेस को ढूंढ कर नहीं लेकर आऊंगा जैसे डैड तुम्हें लेकर आ गए थे। लेकिन तभी इसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और उसे सुनाने लग जाते हैं, तुम्हारी वाइफ ने हमारी नाक कटा रखी है और तुम क्या सोचकर अपनी मोम जैसी शक्ल वाली लड़की को अपनी पत्नी बना कर लाए थे? क्या तुम मुझे डराना चाहते थे? वो बोलता है, नहीं, मैं बस चाहता था कि आप गिल्ट फील करो। उसके डैड बोलते, हुआ क्या? आखिरकार तुम मेरे ही बेटे हो तो मुझ पर ही जाओगे ना? देखो जरा, वो भी तुम्हें छोड़कर भाग गई और अब ना जाने किसी दूसरे लड़के की बाहों में घूम रही होगी। अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो 10 दिन के अंदर इस घर की बहू को ढूंढ के लाओ, वरना तुम भी यहाँ से दफा हो जाओ। युआन को जुन का फेस देखकर हैरानगी होती है क्योंकि जुन पहले कभी किसी से लड़ता नहीं था। युआन उसे बोलती है, तुम कितना ज्यादा बदल गए हो कि तुम अब झगड़ा भी करने लग गए हो। वो पूछता है, क्या तुमने मैरी को बताया था तुम जहाँ पर उसे डिनर करने के लिए बुला रही हो वहाँ पर कंग भी आने वाला है? तुमने बिल्कुल ऐसा किया जैसे किसी मासूम पक्षी को किसी शेर की गुफा में डाल दिया हो। वो बोलती है, क्या कहा? मासूम पक्षी? मुझे तो वो ऐसी नहीं लगती। जुन बोलता है, तुम कितनी ज्यादा बदल गई हो, मुझे तो पहले जैसी युआन अच्छी लगती थी। जब हमारे घर में एक छोटी सी बिल्ली आ गई थी तो तुम कितना ज्यादा परेशान हो गई थी, तुम कितना ज्यादा रोई थी ना उस दिन। वो बोलती है,
मैं उस बिल्ली के दुख की वजह से नहीं रोई थी, बल्कि मैं तुम्हारी वजह से रोई थी। तुम रो रहे थे इसलिए मैं भी रो रही थी। पता है मैंने कंग को क्यों नहीं बताया कि तुमने उसकी वाइफ का फेस चेंज कर दिया है? क्योंकि वो तुम्हें मार डालेगा, वरना मैं आज ही जाकर उसे ये बात बता चुकी होती कि जो किम बनकर रहती है वो उसी की वाइफ है। लेकिन जब तुम्हें मेरी केयर नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी परवाह करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैरी युआन को आकर ड्रेस वापस कर देती है और उसे बोलती है, जैसा तुमने लास्ट टाइम मेरे साथ किया था वैसा दोबारा मत करना। तुम्हें मालूम है वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। युआन बोलती है, तुमने मुझे अपने जैसा समझा है क्या, जो मेरा हर कोई यूज कर लेगा? मैं तुम्हारी जैसी डरपोक नहीं हूँ। तुमसे तो अपना ही पति संभाला नहीं गया। लेकिन किम को वहाँ से जाता हुआ हाथ देख लेता है। युआन को मालूम था अभी इससे सवाल पूछने वाला था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकल रही होती है। लेकिन हाँ उसे पूछने लग जाता है, जिसके बाद युआन को उसे सब बताना पड़ता है। जिसके बाद हाँ जुन को आकर बोलता है, मुझे युआन ने सब कुछ बता दिया है। जुन बोलता है, शायद कंग भी तुमसे इन सब चीजों के बारे में पूछे, पर तुम उसे कुछ भी मत बताना। मैरी को पता चलता है कि उसकी मोम की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, इसलिए वो वहाँ से जा ही रही होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, इसलिए ये रास्ते में ही उतर जाती है और डिसाइड करती है कि वो अपनी मोम को देखने के लिए नहीं जाएगी। इसके बाद वो जुन को मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो देखती है उसके पीछे भी कोई लगा हुआ है, इसलिए उसे बड़े आराम से बताती है कि इधर उधर मत देखना, क्योंकि दो लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। वो बोलता है, फिर तो हमें हस्बैंड वाइफ की तरह ही बातें करनी चाहिए। इधर हाँ के पास कंग का फोन आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन हाँ बोलता है मैं अभी बिजी हूँ। इसके बाद वही फोटो को देख रहा होता है जिसमें से उसने अपनी फोटो को कट कर रखा होता है। इधर मैरी जुन के घर ही जाकर रहने का डिसाइड करती है, क्योंकि उन पर नजर रखी जा रही थी, इसलिए ये लोग पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी उसकी नजर एक पेंटिंग पे जाती है जिसमें फूल बहुत ही ज्यादा खिले हुए होते हैं। वो पूछता है, तुम इस पेंटिंग का नाम क्या रखोगी? वो बोलती है, सेल्फ पोर्ट्रेट 2। हमको भी इन दोनों की साथ वाली वीडियो मिल जाती है। इधर मैरी देखती है उन दोनों के घर पर भी नजर रखी जा रही है। ये दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। जुन से बोलता है, क्यों ना हम कल डिनर बाहर करें? जब मैंने तुम्हें ट्रेन में जाने से रोका ना, तब मैंने रियलाइज किया कि शायद मैं तुम्हारे साथ सब कुछ फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैरी बोलती है, मैं तुम्हारा प्यार डिजर्व नहीं करती। वो बोलता है, ऐसे तो मैं भी नहीं करता हूँ। मैं भी श्योर नहीं हूँ कि मैं किसी को दोबारा प्यार कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करना चाहता हूँ। वो उसके साथ रेस्टोरेंट में जाने के लिए मान जाती है, लेकिन जुन सोच रहा होता है, मुझे तो अभी भी इसमें अपनी वाइफ का ही फेस दिखाई देता है। नेक्स्ट सीन में कंग की डिटेक्टिव उसे कुछ फोटोग्राफ्स देती है। इधर जुन रेस्टोरेंट में मैरी को प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे कंग का फोन आता है, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करता। लेकिन तभी वो उसे कुछ फोटोज भेजता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी वाइफ का अफेयर किसी और के साथ नहीं, बल्कि उसके ही बेस्ट फ्रेंड हा के साथ ही चल रहा था। ये देखकर उसके दिल के तो टुकड़े ही हो जाते हैं। इधर मैरी तो उसका वेट कर रही होती है। इधर कंग बोल रहा होता है, जैसी ये फोटो में दिख रही है ना किम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रियल में ये ऐसी हो भी सकती है। इधर मैरी जुन को गिफ्ट में देने के लिए वही पेंटिंग लेकर आई होती है जिसका नाम उसने सेल्फ पोर्ट्रेट 2 रखा था। जुन बोलता है, देखो जरा मेरा गिफ्ट तो ऐसा हो गया। जुन को मैरी में अपनी ही वाइफ दिखाई दे रही थी, जिस पर इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मैरी उसे बताती है, मैं उस दिन ट्रेन में चढ़ गई थी, लेकिन तभी मुझे तुम्हारा ख्याल आया, इसलिए मैं ट्रेन से उतर गई। मुझे मालूम है कि मेरा तुम्हारे साथ होना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, पर फिर भी पता नहीं मेरा दिल तुम्हारे साथ ही रहने का करता है। लेकिन जुन तो उसी टाइम के बारे में सोच रहा होता है जब उसकी वाइफ ने कहा था कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। सेम टाइम पर उसका फ्रेंड भी उसे बोलता था कि मैं छुट्टी बनाने के लिए जा रहा हूँ। प्रेजेंट में जुन मैरी को अपनी फीलिंग्स का कन्फेस नहीं करता और यहीं पर डिनर खत्म कर देता है। मैरी को तो समझ ही नहीं आता अचानक से इसे क्या हो गया। डिनर के बाद जुन अपने फ्रेंड हाँ को बुलाता है। तुम्हें मालूम है मेरी वाइफ का अफेयर चल रहा था। वो बोलता है, तुम्हारी वाइफ ऐसा कैसे कर सकती है, तुम कितने अच्छे पति हो, जरूर तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। वो बोलता है, तुम्हारा और मेरी पत्नी का ही तो अफेयर चल रहा था ना। ये बोलता है, नहीं हम तो बस दोस्त ही थे। तो वो उसे फोटो दिखा देता है। वो बोलता है, हाँ था तो क्या हुआ, क्या मैं उससे प्यार नहीं कर सकता था? बल्कि मैं तो तुमसे पहले उससे प्यार करता था, और इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ किम की गलती थी, क्योंकि वो हम दोनों के साथ थी। जुन बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, आज के बाद मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। इधर कंग युआन को वो पिक्चर्स दिखा देता है और बोलता है, इस बारे में मैंने जुन को भी बता दिया। युआन बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोलता है, जब मैं अपनी वाइफ को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो रहा हूँ, उसे भी तो थोड़ी मिर्ची लगनी चाहिए ना कि उसकी वाइफ तो किसी और की बाहों में घूम रही है।
अब तक तो उन दोनों की लड़ाई हो रही होगी ना। मुझे मालूम है तुम मैरी का पता अभी तक मुझे इसलिए नहीं बता रही हो क्योंकि तुम जुन को पसंद करती हो, लेकिन उसका वो दूसरा फ्रेंड हाँ वो तो उसे पसंद नहीं करता है ना, इसलिए अब मैं हाँ से ही पूछूंगा अपनी वाइफ के बारे में। युआन बोलती है तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? अगर तुम अपनी वाइफ को किसी और की बाहों में देखोगे तो क्या करोगे? वो बोलता है मैं उन दोनों को ही मार दूंगा। उसके बाद युआन काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपने दोनों फ्रेंड यानी कि जुन और हाँ दोनों को ही कॉल करती है, लेकिन कोई भी उसका फोन रिसीव ही नहीं करता और उसे हाँ पर गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड जुन के साथ ही ऐसा कैसे कर सकता है। ये जुन से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर जुन तो नहीं मिलता लेकिन उसे मैरी मिल जाती है। ये देख कर युआन तो काफी ज्यादा शौक हो जाती है कि मैरी ने अब जुन के साथ रहना भी स्टार्ट कर दिया है। मैरी बोलती है वहाँ पर मैं खतरे में थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। युआन उसे बोलती है भले ही तुम्हें जुन परफेक्ट लगता हो पर उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही ज्यादा बुरी थी। उसकी वाइफ ने कभी भी उसे प्यार नहीं किया क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर था। आज तुम्हारे पति कंग ने पता है क्या किया? जुन को बता दिया कि उसकी वाइफ का अफेयर उसी के फ्रेंड हा के साथ चल रहा था। इस तरह उसने एक ही झटके में अपनी वाइफ का प्यार और बेस्ट फ्रेंड का साथ दोनों ही खो दिया। हमेशा से ही जुन का नेचर ऐसा था, कभी भी उसके पास कोई भी आता था चाहे बिल्ली ही क्यों ना हो वो हमेशा सबको अपने पास रख लेता था। ऐसा ही उसने तुम्हारे साथ किया है और तुम्हारी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसलिए बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। बाहर आने के बाद उसे जुन भी मिल जाता है। युआन उसे बोलती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि किम तुम्हारे लिए सही नहीं है और अब तुम उसी की शक्ल की लड़की के साथ रहते हो। जुन तो उसे इग्नोर कर जाने लगता है। युआन बोलती है तुम्हें मालूम भी है वो कितनी ज्यादा बुरी थी, उसने तो तुम्हारे बच्चे को भी अबॉर्ट करवा दिया और तुम्हारे सामने ऐसे नाटक किया कि उसका मिसकैरेज हो गया है। वो मुझे भी अपने साथ लेकर गई थी अपना अबॉर्शन करवाने के लिए। ये सुनकर जुन को तो बड़ा झटका लगता है और उस टाइम के बारे में याद करता है जब उसे पता चला था कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो डैड बनने वाला है। तभी मैरी उसे कंफर्ट करने के लिए आ जाती है, लेकिन जुन तो उस पर ही भड़कने लग जाता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि मैंने तुम्हें इतना ज्यादा प्यार किया, और उस पर चिल्लाने लग जाता है। वो बोलती है अरे मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, जिसके बाद वो अंदर चला जाता है। मैरी उसे समझाती है जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, तुम्हारी वाइफ तुमसे प्यार करती थी तभी तो उसने तुमसे शादी की है ना। नेक्स्ट डे भी जुन बिना कुछ खाए पिए घर से चला जाता है। इधर कंग भी फिर से आर्ट गैलरी में आ जाता है और युआन को बोलता है मैं तुम्हें एडवांस पेमेंट कर रहा हूँ पर मुझे 10 पेंटिंग चाहिए उसी आर्टिस्ट की जिसने सेल्फ पोर्ट्रेट की पेंटिंग बना रखी है। युआन वो पैसे मैरी को दे देती है और बोलती है तुम्हें हमारी गैलरी के लिए और पेंटिंग बनानी है, लेकिन जब वो उसे बताती है कि पेंटिंग खरीदने वाला कंग है तो मैरी पेंटिंग बनाने से साफ मना कर देती है। बोलती है कंग तुम्हें इतने सारे पैसे देगा, इसका इस्तेमाल कर तुम यहाँ से भाग भी सकती हो, लेकिन मैरी बोलती है मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से निकलने के बाद मैरी की मुलाकात हाँ से हो जाती है। हाँ उसे अपने साथ एक सही जगह पर लेकर आ जाता है और उसे बताता है कॉलेज टाइम में किम हमारे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, सभी लड़के उसके ऊपर मरते थे। एक दिन हम तीनों दोस्तों के बीच में बैठ लगी कि कौन उसका दिल जीतेगा, जिसके बाद किम ने हमें एक गेम सजेस्ट किया जिसमें वो एक फूल की 3 टहनियां लेकर खड़ी थी और हमें चूज करना था। उसने बोला था जो सबसे लंबा वाला चूज करेगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। हम तीनों ने ही चूज किया, लेकिन जो जुन ने चूज किया वो टहनी सबसे ज्यादा लंबी थी। मुझे लगा ये सब कुछ मजाक है, लेकिन उसने तो सच में जुन से शादी कर ली। मुझे लगता है जुन ने तुम्हें अपनी वाइफ की शक्ल इसीलिए दी क्योंकि वो अपनी वाइफ को अपनी लाइफ में वापस चाहता था, इसलिए प्लीज तुम उसे प्यार करो और उसके साथ ही रहो। इसके बाद वो जुन से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जगह पर लेकर आ जाती है और उसे बिल्कुल किम की तरह 3 में से एक टहनी को चूज करने के लिए बोलती है। जुन एक टहनी को चूज करता है, इसके बाद वो बाकी की 2 टहनियों को तोड़कर छोटा कर देती है और जुन वाला लंबा हो जाता है। इसलिए वो बोलती है जरूर उस दिन किम ने भी ऐसा ही किया होगा क्योंकि ऐसे ही कोई लड़की एक गेम के ऊपर अपने पति को चूज नहीं करती है। एक्चुअली में वो चाहती थी कि तुम उसके पति बनो, वो तुम्हें प्यार तो करती ही थी, लेकिन फिलहाल जुन को अपनी वाइफ पर गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वो बोलता है तुम मेरे सामने उसकी बातें मत करो, वैसे भी मुझे तुम्हारा फेस देखकर उसका धोखा याद आ जाता है। मैरी बोलती है अगर मैं तुम्हें अपना फेस नहीं दिखाऊंगी तो तुम्हारे सामने कैसे आऊंगी, लेकिन वो उसे इग्नोर कर वहाँ से चला जाता है। रात में वो उसके लिए डिनर भी बनाती है और खुश हो रही होती है, लेकिन जुन बोलता है तुम्हें अपनी स्टूडियो वाली जगह पर ही चले जाना चाहिए। इसके बाद मैरी को लगता है शायद युआन सही बोल रही थी, जैसे ये बिल्लियों को अपने घर में पनाह दे देता है
वैसे ही इसने बस मुझे अपने घर में पनाह दी थी और उसे बोलती है मैं कोई बिल्ली नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ। अगर तुम मेरे बारे में कोई फैसला नहीं ले पा रहे तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और वो बारिश में ही वहाँ से चली जाती है। जुन को मैरी की बात याद आती है। कोई भी लड़की उसे ही चूज करती है जिसे वो प्यार करती है और उसे मैरी की वो बात भी याद आ जाती है कि मैं जानबूझकर ट्रेन से उतर गई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम मुझे रोक लो। यानी कि उसे समझ में आ जाता है कि मैरी उसे कितना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए वो भी उसे ढूंढने के लिए भाग जाता है। तभी उसे मैरी की एक और बात याद आ जाती है। उसने कहा था जब वाइफ अपने हस्बैंड से लड़कर चली जाती है तो हस्बैंड उसे ढूंढते हुए नंगे पाँव आता है, इसलिए वो भी अपने जूते उतार कर उसे ढूंढने चला जाता है। और जल्दी उसे मैरी मिल भी जाती है और सबसे पहली नजर उसकी पैरों पर ही पड़ती है। बोलती है प्लीज मेरा फेस तुम दोबारा से चेंज कर दो, एक ऐसा फेस बना दो जिससे कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं और तुम्हें कोई भी तकलीफ ना हो। जिसके बाद वो उसे मनाकर अपने घर में लेकर आ जाता है और उसे बोलता है तुमने सही कहा था, उसने मुझे चूज इसलिए किया था क्योंकि वो मुझसे प्यार करती थी, लेकिन बाद में उसने मुझे धोखा दिया। इस बात को मैं भुला नहीं सकता। मैं उस दिन भी तुम्हें अपनी फीलिंग का कन्फेशन इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मुझे तुम में अपनी वाइफ का फेस दिखाई देता है। तो क्या तुम ऐसे बंदे को एक्सेप्ट कर पाओगी जो तुम में अपनी वाइफ को देखता है? तुम सोच समझकर मुझे जवाब दे सकती हो। कम को सपना आता है कि वो मैरी के साथ भाग रहा है, लेकिन तभी जुन आकर उसे ले जाता है और जैसे ही वो मैरी को देखता है तो वो किम बन जाती है। नेक्स्ट डे मैरी भी जुन को बोल रही होती है जब तक तुम मुझे मेरी आइडेंटिटी के तौर पर नहीं देखते तब तक मैं भी तुम्हारे क्लोज नहीं हो सकती, इसलिए मैं भी तुम्हें टाइम देती हूँ। कंग अपने सपने के बारे में ही सोच रहा होता है, तभी उसके डैड उसे डांट देते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। जिसके बाद वो सीधा जुन के घर पर जाता है और उसे ठोकने ही वाला होता है, लेकिन जुन तो उसे बिल्कुल भी नहीं डरता। कंग उसे बोलता है वाह तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। जुन उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? वो बोलता है मुझे मालूम है तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में पता है, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा परेशान देखना चाहता हूँ। तुम्हें ऐसे परेशान करने के लिए हमेशा आता रहूंगा। और तुमने अपनी वाइफ की वो फोटोज तो देख ली होंगी ना, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि वो फेक है? ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। मैरी ने भी ये सब सुन लिया होता है। मेरी वजह से जुन को इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। इधर हाँ युआन से बात करने के लिए आता है। वो उससे पूछता है जुन को वो फोटोज किसने दी? मैरी बता देती है कंग ने, क्योंकि वो जुन को परेशान करना चाहता है। वो चाहता है जब तक मैरी उसके पास नहीं आ जाती तब तक वो जुन को ऐसे ही परेशान करने वाला है। ये सब कुछ मैरी भी सुन लेती है और बोलती है मुझे कंग का फोन नंबर दो और साथ ही किम की वो वेडिंग रिंग भी और उसकी ड्रेस भी। इसके बाद मैरी उसे कॉल कर कर बोलती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये सुनकर कंग तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। ऐसा कैसे हो गया कि मोहतरमा ने आज मुझे खुद ही बुला लिया है? हाँ जुन को बोलता है किम ने तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी धोखा दिया है। वो मुझसे बोलती थी कि वो मुझसे प्यार करती है और उसे ये भी मालूम था कि तुम्हें उसके अफेयर के बारे में पता है, लेकिन साथ ही वो ये भी जानती थी कि ना मैं उसे छोड़ने वाला और ना ही तुम उसे छोड़ने वाले हो। इसीलिए वो दोनों के दिल के साथ खेल रही थी। और जब उसकी डेथ हुई तब मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहा, लेकिन अब मैं सब कुछ भुला चुका हूँ। जुन तो उस पर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी वाइफ को बिल्कुल भूल जाएगा। इधर किम कंग से मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन इसका सामना उसके डैड से हो जाता है। जिन्हें देखकर मैरी तो काफी ज्यादा घबरा जाती है। डैड बोलते हैं तुम तो उस आर्ट गैलरी की मालकिन हो ना? ऐसा क्या है तुम्हारी आर्ट गैलरी में जो मेरा बेटा तुम्हारी सारी पेंटिंग्स खरीदता रहता है? ये बोलती है हमारी पेंटिंग उन्हें अच्छी लगी होगी। डैड बोलते मुझे लगता है तुम्हारी गैलरी में कुछ अच्छा है। इधर कंग को उसके सेक्रेटरी का मैसेज आता है मिस किम की तो आपके डैड ने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर दी है। किम काफी ज्यादा घबरा रही होती है, लेकिन तभी कंग वहाँ पर आ जाता है और अपने डैड को बोलता है ये मेरी गेस्ट है और मैंने आपका सारा दिया हुआ काम कर दिया है, और इसे लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर जुन को यकीन नहीं होता कि उसकी वाइफ ने अबॉर्शन करवाया होगा, तो युआन उसे पेपर्स दिखा देती है। बोलती है तुम्हारी वाइफ को मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में पता था, इसलिए उसने मेरा फायदा उठाया और मुझे ही अपने साथ लेकर गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। जुन बोलता है मैं मैरी के साथ अपनी दोबारा से लाइफ स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये बोलती है क्या पागल हो गए हो तुम? उसका पति तुम्हें जीने नहीं देगा। अगर उसे पता चल गया ना तो वो तुम दोनों को ही मार डालेगा। जुन बोलता है तो मुझे इस बात का जरा भी इल्म नहीं होगा।
कम से कम मैं अपने प्यार के साथ तो रहूंगा। मैरी उसे बोलती है, तुमने तो हद पार कर दी है, क्या जरूरत थी ये फोटो मेरे हस्बैंड के पास भेजने की। और तुम्हें उस पेंटिंग के आर्टिस्ट के बारे में पता लगाना है ना, तो मैं तुम्हें उस पेंटिंग के आर्टिस्ट को ढूंढ कर दूंगी। और मेरी एक शर्त है कि तुम जुन और युआन को कुछ भी नहीं कहोगे, क्योंकि आर्ट गैलरी की मालकिन तो मैं हूँ ना। लेकिन कंग का दिमाग तो अभी भी तेज चल रहा होता है। उसका ध्यान उसकी गर्दन पर जाता है और जैसे ही मैरी वहाँ से जा रही होती है तो वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है। मैरी उसे बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो, और उसे वार्निंग दे देती है, आगे से दोबारा मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। जुन उसे फोन कर कर पूछता है, तुम कहाँ पर हो। वो बताती है, अभी मैं अपने स्टूडियो में हूँ और रात को भी वहीं पर रहूंगी। जुन सोच रहा होता है शायद वो मेरी वजह से वहाँ पर गई है ताकि मुझे उसका फेस देखकर परेशानी ना हो। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। जुन को मैरी की चिंता भी हो रही होती है, साथ ही उसका मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो सीधा उसके घर पहुंच जाता और बोलता है, बुक्स पढ़ना शांति में ही अच्छा रहता है ना, तो मैंने सोचा मैं भी यहाँ पर पढ़ लेता हूँ, मैं तुम्हें जरा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसके बाद ये दोनों साथ में खाना खाते हैं। इवन जुन तो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आया होता है और जब वो पेंटिंग कर रही होती है तो वो उसे मॉइस्चराइजर भी ला कर देता है। मैंने सुना है पेंटर्स की त्वचा रफ हो जाती है। उसमें एक रबड़ बैंड भी होती है। वो बोलता है, अगर पेंटिंग करते हुए तुम्हारे बाल आगे आ जाए तो उन्हें बांध लेना। नेक्स्ट सीन में उसे पता चलता है कि उसकी मॉम गायब हो गई है। ये वहाँ पर जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी जुन देखता है कि अभी भी इनके ऊपर नजर रखी हुई है। ये लोग रास्ते में भी इन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो अपने एक दोस्त को बुलाता है जो इन लोगों का ध्यान भटका देता है। जुन कार लेकर उसकी मॉम के पास सैनिटोरियम में पहुँच जाता है। ये दोनों वहाँ जाते ही मैरी की मॉम को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद ही उन्हें मैरी की मॉम मिल जाती है। जुन उनसे पूछता है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो बोलती है, मेरे हस्बैंड ने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए बोला था, लेकिन वो तो यहाँ पर आई नहीं, इसलिए मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। जुन बोलता है, आपके हस्बैंड ने कहा है कि आपको इतनी सर्दी में बाहर उनका वेट करने की जरूरत नहीं है, वो आपसे मिलने के लिए अंदर ही आ जाएंगे। जिसके बाद वो वापस अंदर आने के लिए मान जाती है। रात में ये लोग टहलने के लिए निकले होते हैं। मैरी को फीवर था तो वो उसे बोलता है, फीवर चेक करने के लिए हमें फोरहेड से फोरहेड टच करना पड़ेगा और किसी की फीलिंग्स को देखने के लिए हमें उसकी आंखों से आंखें मिलाकर देखनी चाहिए। और मुझे तुम्हारी आंखों में बहुत सारी फीलिंग्स दिखती है। मुझे समझ में आ गया है कि तुम किम से अलग हो और अब मैं तुम्हारी ट्रू आइडेंटिटी को देख सकता हूँ। और इसके बाद वो उसे किस करता है। इधर कंग को रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो युआन के पास पहुंच जाता है। ये उसे बोलती है, तुम्हें अपने वाइफ को भूल जाना चाहिए और अपने दिल को संभालना चाहिए। वो बोलता है, हाँ वही काम तो मैं कर रहा हूँ, उसी के लिए तो मुझे मारी की जरूरत है। मेरे अंदर ना एक वायरस है जिसका एंटीडोट सिर्फ मैरी के पास है। मैंने तुमसे कहा था उस पेंटर के आर्टिस्ट को ढूंढने की, पर किम को ये बात कैसे पता चली कि वो इस पेंटर को ढूंढेगी? यानी कि तुम दोनों की मिली भगत है। और अगर मुझे कुछ पता चला ना अपनी वाइफ के बारे में कि तुम्हारा भी हाथ है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। युआन तो काफी ज्यादा डर जाती है, जो अभी तक इतना ज्यादा तेज बनने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद कंग को पता चल जाता है जिस बस में मैरी अपनी मॉम से मिलने के लिए सैनिटोरियम जा रही थी और वो अचानक से उतर गई थी। वो बस उसी सैनिटोरियम की तरफ जाती है तो कंग अपना दिमाग चला सकता है, हो सकता है उस सैनिटोरियम में मैरी की मोम हो। जिसके बाद वो वहाँ के लिए निकल जाता है। इधर मैरी भी अपनी मोम के साथ ही होती है और इन दोनों की आपस में टकरार होने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक मरीज आ जाता है जिसे साइड देने के चक्कर में मैरी और जुन एक तरफ फेस कर लेते हैं और दूसरी तरफ से कंग वहाँ से चला जाता है। उनको वहाँ पर मैरी की मोम मिल जाती है और मैरी की मोम के हाथ में उनके पति का एक स्केच भी होता है जो कि मैरी ने ही उन्हें बना कर दिया होता है। कंग उससे पूछता है, ये स्केच तुम्हारे लिए किसने बनाया है? वो बोलती है, मेरी बेटी मैरी ने। वो अभी अभी मेरे दामाद के साथ यहाँ पर आई थी और मेरा दामाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी है। ये सुनकर कंग भागा हुआ बाहर आता है। अर्जुन मैरी को बोलता है, अगर तुम्हें अपनी मोम के लिए ये जगह ठीक नहीं लग रही है तो मैंने उनके लिए दूसरी जगह देखी है, मैं तुम्हें दिखाने के लिए वहाँ पर लेकर जाता हूँ। और कंग के बाहर आने से पहले ही ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। इधर कंग का सेक्रेटरी नर्स को बोल रहा होता है, तुम लोगों ने इस औरत को यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन तुम लोगों के पास इसकी बेटी का कोई नंबर ही नहीं है। लेकिन तभी कंग आकर बोलता है, सॉरी हम तो किसी और पेशेंट को देखने के लिए आए थे,
एक्चुअली में कंग का प्लान था कि वो किसी को बताना नहीं चाहता कि उसने मैरी की मोम को ढूंढ लिया है और वो यहाँ पर नजर रखेगा, क्योंकि मैरी अपनी मोम से मिलने तो आएगी ही ना, और उस वक्त ये मैरी को पकड़ लेगा। जुन अपनी मोम को भी बता देता है कि वो मैरी के साथ वहाँ पर आ रहा है। उसकी मोम को पता था कि मैरी की शक्ल किम की तरह है, लेकिन फिर भी वो उसे देखकर शॉक हो जाती हैं। एक्चुअली में कुछ दिनों में जॉन मैरी की मोम की देखभाल के लिए उन्हें यहीं पर लेकर आने वाला था। मोम बोलती है, मेरे बेटे को माफ कर दो कि उसने तुम्हारा फेस ऐसे बना दिया, बिल्कुल अपनी वाइफ जैसा। इस वजह से तुम्हें परेशानी होती होगी ना। ये बोलती है, नहीं, उसने मेरी हेल्प की है, इस वजह से तो उसे डिफिकल्टीज हो रही हैं। मोम बोलती है, जरूर भगवान ने कुछ सोच कर ही ऐसा किया होगा। अभी तो मैं किसी सेमिनार के लिए जा रही हूँ, जब मैं वहाँ से वापस आ जाऊंगी तो तुम अपनी मोम को यहीं पर शिफ्ट कर देना। इधर जुन अपनी वाइफ की ग्रेव पर जाता है और वेडिंग रिंग वहीं पर रख देता है, क्योंकि वो डिसाइड कर लेता है कि वो किम को बिल्कुल भूल जाएगा। इधर कंग अपनी गन तैयार कर लेता है और उसका सेक्रेटरी हाक को उसके पास लेकर आ जाता है। कंग उसे बोलता है, तुम इतने अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन अब तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो गई है, जिसने अपनी ही कलीग की वाइफ के साथ चक्कर चलाया। क्या तुम अब मुझे सीधे तरीके से बताओगे कि मैरी कहाँ पर है? मुझे मालूम है उसे जुन और उसकी वाइफ ने ही कहीं पर छुपा रखा है। हाँ, उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। तो कंग उसे एक फुटेज दिखाता है जो एक्सीडेंट वाले दिन की होती है, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि ये किम को मरता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गया था। ये उस टाइम को याद करता है जब वो किम को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है। उसके हाथ काफी ज्यादा ठंडे हो रहे थे, इसलिए वो उसे गर्म कर रहा था, लेकिन इस चक्कर में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे काफी ज्यादा कम चोट आई थी, इसलिए वो जुन को हेल्प करने के लिए बुलाने वाला था। लेकिन तभी वो सोचता है, मैं जुन को क्या बताऊंगा कि मैं उसकी वाइफ के साथ यहाँ पर क्या कर रहा था। इसके बाद वो दोबारा से किम को जाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है किम के बचने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर भाग गया था। कंग बोलता है, तुम उसे ऐसे ही मरता हुआ छोड़कर चले गए, तो क्यों ना मैं ये वीडियो पुलिस को दिखा दूं। वो बोलता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, वो मरने ही वाली थी, ये बात मुझे पता चल गई थी, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर छोड़ दिया था। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, भले ही वो 5 साल कोमा में रही हो, लेकिन उसके बाद वैसा ही हुआ। लेकिन ये बोलकर उसने तो बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी, ये मैंने क्या बोल दिया। कंग बोलता है, जब किम मर चुकी है तो वो लड़की कौन है जो जुन के साथ रहती है। ये उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन कंग का दिमाग अब चल चुका था। इसके बाद कंग सीधा जुन के गांव में पहुंच जाता है और वहां पर हर एक कब्र को देखने लग जाता है, और जहां पर उसे किम की कब्र मिल जाती है। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलने लग जाता है, जब किम मर चुकी है तो वो औरत कौन है जिससे मैं मिला था। साथ ही उसे वो रिंग भी मिल जाती है जो जुन यहाँ पर छोड़ कर गया था, लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि मैरी और जुन भी यहीं पर आए हुए हैं। जिसके बाद कंग मैरी से मिलने के लिए स्टूडियो में आता है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती, इसलिए वो अपने डिटेक्टिव को बोलता है, यहाँ के सामान के फिंगरप्रिंट चेक करवाओ, मेरी वाइफ के फिंगरप्रिंट से मैच करवाओ। मुझे लगता है शायद मैंने उस दिन उसकी आंखों में अपनी वाइफ मैरी को इसीलिए देखा था, लेकिन फिर सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद वो युआन से आकर पूछता है, मुझे बताओ कि मैरी और जुन कहाँ पर है। वो बोलती है घर पर ही होंगे। कंग बोलता है वो घर पर नहीं है। वो बोलती है तो किसी ट्रिप पर गए होंगे ना, वो मैरिड कपल है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन तभी उसे उसकी डिटेक्टिव का कॉल आ जाता है जो उसे बता देती है वहाँ पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मैरी के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच हो गए हैं। और बोलता है अरे वाह, मैंने तो पजल सॉल्व कर ली। और युआन से पूछने लग जाता है बताओ मुझे वो लोग कहाँ पर गए हैं। युआन बोलती है तुम पागल हो गए हो, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़कर क्यों गई थी। लेकिन तुम्हारा ये डेविल रूप देखकर मुझे समझ आ गया, पर इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। जब तुम्हारे डैड तुम्हारी मोम को तुम्हारे सामने अब्यूज करते थे, उस टाइम पर तुम एक छोटे बच्चे थे। उस टाइम पर तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आता था और तुम अपनी मोम को अपने डैड के उस डेविल रूप से बचाना चाहते थे। लेकिन तुम्हारी मोम एक दिन तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम इतने ज्यादा अकेले हो गए, तुम्हें किसी का प्यार नहीं मिला। वो बोलता है अब बस भी करो, लेकिन वो चुप नहीं होती। वो बोलती है जब तुम्हें प्यार नहीं मिला तो तुम भी अपने डैड की तरह ही बन गए, जिससे तुम इतनी ज्यादा नफरत करते थे। ये सुनकर कंग तो रोने ही लग जाता है, अब बस भी करो। ये उसे बोलती है तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही है, मुझे भी मेरे पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला और तुम्हें भी अपनी वाइफ का प्यार नहीं मिला, और मैं जिससे प्यार करती थी मुझे भी उसका प्यार नहीं मिला। इसलिए मैं भी तुम्हें समझ सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए ना कि उस मैरी के साथ। लेकिन वो तो हंसने लग जाता है, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तुम्हारा यहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए नहीं आया। इवन वो उसके सर पर गन तान देता है। जिसके बाद वो मैरी को फोन लगाकर बोलती है तुम कहाँ पर हो। बोलती है मैं बाहर हूँ। वो उससे पूछती है जुन भी तुम्हारे साथ है क्या। मैरी हाँ बोल देती है।
कंग उसे बोलता है उन्हें बोलो कि यहाँ पर आए, लेकिन युआन उन्हें बोल देती है कि तुम लोग यहाँ पर मत आना। कंग उससे फोन छीन लेता है और उसे बोलता है मेरी जान, मेरी प्यारी मैरी। सुनकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। कंग बोलता है अब हमारे मिलने का टाइम हो गया है, मेरे पास वापिस आ जाओ। मुझे इतना तो मालूम ही है तुम इतनी आसानी से किसी और की जान नहीं जाने दोगी। अगर तुम नहीं आई तो मैं इसे मार दूंगा। अगर तुम आ गई ना तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर तुम्हें मुझे बोलना पड़ेगा कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। इसके बाद मैरी वहीं पर जाने का डिसाइड करती है और जुन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। वो उसे गले लगा लेती है। जुन उसे पूछता है कुछ हुआ है क्या? मैरी बोलती है बस तुम मेरी मोम का ध्यान रखना, वो यहीं पर आने वाली है ना। इसके बाद वो मौका देखकर वहाँ से निकल जाती है। जुन देखता है मैरी वहाँ पर नहीं है। तभी मैरी उसे मैसेज करती है मैं भाग नहीं रही हूँ, बस मैं बहुत ज्यादा हिम्मत जुटा रही हूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकूँ। वो उसे फोन लगाता है लेकिन स्विच ऑफ आता है और मैरी यहाँ से ट्रेन में बैठकर चली जाती है। इधर कंग युआन को उसकी आर्ट गैलरी में ही बंद कर देता है। युआन मौका देखकर जुन को कॉल लगाकर फोन छुपा देती है। कंग उसे बता रहा होता है मारी तो मुझे तभी मिल जाती जब मैं वो पर्पल ड्रेस ढूंढने के लिए गया था, और जब मैंने फर्स्ट टाइम किम को देखा था तब भी मुझे फील हुआ था जैसे कि वो मेरी मैरी है। लेकिन अच्छा हुआ उस हाँ ने मुझे सब कुछ बता दिया, उसके बाद मैंने उस किम की कब्र को भी देख लिया है। युआन बोलती है तो क्या इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ? लेकिन कंग को पता था वहाँ पर फोन ऑन है, इसलिए बोलता है तुम नहीं, ये जुन जिम्मेदार है। ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। तभी मैरी उसके पास पहुँच जाती है और उसे देखकर डर रही होती है, पर कंग तो उसे हक कर लेता है और बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे पास वापिस आ गई। मैरी बोलती है लेकिन अब मेरे पास वो फेस नहीं है। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैरी बोलती है लेकिन अब मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, और तुम्हें तो बस मेरे फेस से प्यार था ना, पर देखो जरा ये फेस ही चेंज हो चुका है। बोलता है मैं तुम्हारे पहले वाले फेस को वापस लेकर आ जाऊंगा जिससे मैं प्यार करता था, और अगर तुम मेरी नहीं हो पाई तो मैं किसी और का भी तुम्हें होने नहीं दूंगा। और वो उसके सर पर गन रख देता है। युआन बोलती है चिंता मत करो, जुन यहीं पर आने वाला है। लेकिन मैरी जुन की जान को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए वो आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। कंग भी सोचने लग जाता है इसके तेवर इतने ज्यादा कैसे बदल गए। युआन गन को हटाती है और मैरी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन कंग भी भागकर उसे पकड़ लेता है, पर मैरी अपने आप को छुड़वाकर वहाँ से भाग जाती है। अभी जुन ऊपर आ जाता है और युआन को वहाँ पर बेहोश देख लेता है। इतनी ही देर में कंग ने भी मैरी को पकड़ लिया होता है, जो उसे अपने साथ कार में बिठाकर ले जाता है। मैरी उसे पूछती है हम कहाँ पर जा रहे हैं? वो बोलता है घर, पर उससे पहले मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना है। वो उसे एक अलग घर में लेकर आ जाता है। मैरी उसे बोलती है तुम्हारे डैड को कभी न कभी तो मेरे फेस के बारे में पता लगेगा ही ना, तो तुम क्या करोगे? वो बोलता है उससे पहले मैं तुम्हारा फेस चेंज करवा दूंगा, और उनका गुस्सा शांत करने के लिए इस बार हम एक बच्चा भी कर लेंगे। मैरी बोलती है मैं तुम्हारे साथ उस पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहती। तुम्हारी मोम ने इतना तो मुझे सिखा ही दिया है, मैं भी मर सकती हूँ, या तो मुझे छोड़ दो वरना मैं भी उनकी तरह मर जाऊंगी। ये बोलता है तुम क्यों मरोगी? वो जुन मरेगा। तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ पर उस जुन को नहीं करूँगा। एक तो उसने मेरी वाइफ का फेस चेंज कर दिया, ऊपर से वो उसके साथ मैरिड कपल की तरह रहा। मैरी बोलती है उसकी कोई भी गलती नहीं है, मैंने ही उससे रिक्वेस्ट की थी तभी उसने ऐसा किया, और रोने लग जाती है। कंग को तो गुस्सा आ जाता है, मेरे सामने किसी और के लिए रोने की जरूरत नहीं है, और उसे रूम में बंद कर देता है, जबकि उसे खुद भी बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा होता है क्योंकि उसकी वाइफ जुन को प्यार करने लगी है। इधर युआन को भी होश आ जाता है और वो जुन को बता देती है कि कंग मैरी को लेकर जा चुका है। क्या अभी भी तुम उसके पीछे जाओगे? तुम्हें मालूम है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, तुम्हें पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए। जुन बोलता है मैं पुलिस की हेल्प नहीं ले सकता, मैं उन्हें क्या बोलूंगा कि वो अपनी वाइफ को ले गया। इधर कंग काफी ज्यादा सर्जन से पता लगवाता है कि कोई उसकी वाइफ का फेस चेंज कर दे, लेकिन वो बोलते हैं ये काफी ज्यादा रिस्की है, क्योंकि अगर किसी भी सर्जन से उसकी वाइफ का थोड़ा सा फेस गड़बड़ हो जाता तो उन लोगों को पता था कि कंग उनके साथ क्या कर सकता है, इसलिए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। असिस्टेंट बताता है आपके डैड ने पता नहीं अचानक से बोर्ड मीटिंग बुलाई है। इधर स्टेप मॉम अपने पति को बोल रही होती है तुम्हें कंग को वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटा देना चाहिए, और वैसे भी जब से उसकी वाइफ गुम हुई है उसका तो कंपनी में ध्यान ही नहीं है। मुझे तो उसकी वाइफ पहले से ही अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन तभी कंग वहाँ पर आ जाता है और बताता है मैंने मैरी को ढूंढ लिया है।
डैड उससे मिलना चाहते थे, लेकिन वो बोलता है उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे चोट लग गई है इसलिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मैं पक्का आपको उससे मिलवा दूंगा। डैड समझ जाते हैं जरूर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कंग सोच रहा होता है मैरी मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा, इवन मेरे डैड भी तुम्हें कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं जल्दी से तुम्हारा फेस चेंज करवा दूंगा। ये मैरी के लिए उसकी फेवरेट डिश लेकर आया होता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बोलती है तुम्हें जुन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। वो बोलता है मैंने तुम्हें इतने आराम से बोला और तुम मुझे इतना रूडली जवाब दे रही हो। बोलती है तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे हो जिसने तुम्हारी मोम को मरवा दिया था। वो बोलता है मैं तुम्हारे अंदर यही तो देखना चाहता था, क्योंकि मुझे डाउट हो रहा था कि तुम मेरी मैरी हो भी या नहीं, लेकिन अब मुझे कंफर्म हो गया है कि तुम ही मेरी मैरी हो। ये बोलती है ये सब कुछ हम दोनों के बीच में है, इसलिए इन सब में तुम्हें जुन को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार जुन का नाम सुनने के बाद वो अपना हाथ उसके हाथ पे से हटा लेता है। इसके बाद कंग हाँ को बोलता है तुम ही मेरी वाइफ की सर्जरी करोगे, लेकिन हाँ बोलता है मैं ये नहीं कर सकता, ये सिर्फ जुन ही कर सकता है क्योंकि उसने ही इसकी पहली सर्जरी की थी। उसे मालूम है कि उसने मैरी के फेस में क्या क्या चेंज किए हैं और कैसे किए हैं। नेक्स्ट सीन में जुन कंग से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आ जाता है और उससे पूछता है बताओ मैरी कहाँ पर है। कंग बोलता है अरे वाह क्या बात है, अभी तक तो ये सवाल मैं तुमसे पूछ रहा था, आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। कंग के डैड भी ये सारा ड्रामा देख रहे होते हैं। फिर कंग उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मैरी से मिलवा देता हूँ, और वो उसकी आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाती हैं। और साथ ही मैरी के फेस पर भी पट्टी बांध दी जाती है। इसके बाद ये सर्जरी का सारा मामला फिट कर देता है। इसके बाद वो जुन को मैरी से मिलवाता है। मैरी को देखते ही जुन उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन मैरी के तो कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। तभी कंग के आदमी जुन पर हमला कर देते हैं। मैरी अपने पति को बोलती है मैंने इसे रिक्वेस्ट की थी इसीलिए इसने मेरी सर्जरी की थी, लेकिन जुन बोलता है मैरी तुम चिंता मत करो मैं एकदम ठीक हूँ। मैरी तो गिड़गिड़ाने लग जाती है तो कंग को गुस्सा आ जाता है मैं वो हस्बैंड हूँ जिसकी वाइफ ने उसे चीट किया, और ये वो आदमी है जिसका मेरी वाइफ के साथ अफेयर चल रहा है, और तुम वो हो जो मुझे छोड़कर भाग गई थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जुन बोलता नहीं तुम वो हस्बैंड हो जो अपनी वाइफ को मारते हो, और मारी वो वाइफ है जो तुमसे बचने के लिए भाग गई थी। कंग उसे बोलता है तुम्हारे पास अपनी गलती सुधारने का एक मौका है कि तुम इसका फेस फिर से चेंज कर दो। जुन बोलता है अगर मैंने इसकी दोबारा सर्जरी की तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन कंग नहीं मानता। जुन बोलता है क्या तुम इससे प्यार बोलते हो, इसे तो ऑब्सेशन बोलते हैं। कंग बोलता है ओह मुझे बोल रहे हो, और वो क्या था जो तुमने किसी और की पत्नी का फेस अपनी वाइफ की तरह कर दिया था, वो भी तो ऑब्सेशन ही था, और वो उसे हिट भी कर देता है। जिसके बाद कंग उसे मारने वाला था, लेकिन उसका सेक्रेटरी उसे समझाता है अगर आपने इसे मार दिया तो मैडम की सर्जरी कौन करेगा। कंग उसे सोचने के लिए टाइम देता है और एक रूम में बंद कर देता है। मैरी उसे बोलती है मेरी सर्जरी कर दो ना। वो बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, और उसके फेस को टच करने वाला था, लेकिन मैरी उससे दूर हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि उसका पति उसे देख रहा है। तभी कंग भी अंदर आ जाता है और बोलता है बहुत हो गया अब सर्जरी करो, लेकिन जुन बोलता है एक डॉक्टर की हैसियत से मैं इसकी दोबारा प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकता हूँ। कंग बोलता है फिर तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मैरी तो डर जाती है और बोलती है ये मेरा फेस नहीं चेंज कर सकता क्योंकि ये फेस इसकी वाइफ का है, क्योंकि उससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, इसलिए ये मेरा फेस क्यों चेंज करेगा, लेकिन मुझे ये फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुम किसी और सर्जन को बुलाकर मेरा फेस चेंज करवा दो। कंग भी बोलता है मुझे पूरी दुनिया के सारे सर्जन को क्यों ना ढूंढना पड़े, पर मैं ऐसा ही करूँगा। मैरी बोलती है तुम जीत गए, मैं तुम्हारे पास वापिस आ गई, मैं बिल्कुल वैसी ही वाइफ बनकर रहूंगी जैसे तुम चाहते थे, जो तुम्हारा हमेशा वेट करती रहे और तुम्हारे कहने पर चले, इवन तुम्हें प्यार भी करूंगी। जिसके बाद वो कंग का हाथ पकड़ लेती है। कंग भी उसका हाथ पकड़ लेता है। जो उसे बोल रहा होता है मैरी तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंग मैरी को लेकर वहाँ से चला जाता है और वो बस चिल्लाता रह जाता है। नेक्स्ट सीट में कंग मैरी की मोम के पास आता है और बोलता है मैं आपको एक अच्छी सी जगह पर शिफ्ट कर देता हूँ, लेकिन मैरी की मोम पूछती है मेरा दामाद कहाँ पर है। वो बोलता है मैं ही तो आपका दामाद हूँ। ये बोलती है नहीं तुम तो वो बुरे से आदमी हो। तभी वहाँ पर मैरी भी आ जाती है। उसकी मोम उसे पहचानती थी। ये देखकर कंग तो शौक हो जाता है। इसकी मोम उसे दूसरी शक्ल के साथ भी पहचानती है और मुझे सेम शक्ल के साथ भी नहीं। इनके पास एक हैंकी होता है जो उनको जुन ने दिया होता है, पर कंग उसे छीन लेता है। ये बोलती है ये मेरे दामाद का हैंकी है, पर वो उसे नीचे फेंक देता है और अपना हैंकी उसे देता है ये रखो, लेकिन वो मना कर देती है। जिसके बाद वो उन्हें वही जुन वाला हैंकी दे देती है।
मैरी उससे पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी मोम यहाँ पर है। बोलता है क्योंकि मैं इनका दामाद हूँ, ना कि वो जो इन्हें हैंकी देकर पागल बना रहा है। जब तुम भागते टाइम अपनी मोम को छुपाना नहीं भूली तो मैं तुम्हें ढूंढते टाइम तुम्हारी मोम को ढूंढना कैसे भूल सकता हूँ। मैरी बोलती है अब मैं किसी से नहीं डरने वाली क्योंकि मुझे किसी चीज का डर नहीं है। वो बोलता है नहीं, डर तो तुम्हें तुम्हारी मोम का है, इनकी वजह से तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। ये बोलती है ठीक है, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम जुन और मेरी मोम को कुछ भी मत करना। ये बोलता है जब तुम्हारी मुझसे शादी हुई थी तो तुम्हारी एक ही कंडीशन थी कि मैं तुम्हारी मोम को कुछ ना करूँ, लेकिन अब ये जुन भी आ गया। जुन मैरी से मिलने के लिए उसके बड़े से घर में आता है, लेकिन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं आने देते। लेकिन तभी वो सुनता है कि कांग और मैरी सैनिटोरियम में गए हैं। इसके बाद वो सैनिटोरियम में जाता है, लेकिन कांग तो मैरी को घर लेकर आ जाता है। कांग उसे बोलता है देखो हम पुरानी जगह पर वापस आ गए, ये हमारा पुराना बेडरूम है और मैं तुम्हारा पहले वाला फेस भी लेकर आ जाऊंगा। ये पहले की तरह ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मैरी उसे बोलती है मैं काफी ज्यादा थक गई हूँ। बोलता है ठीक है तुम अभी आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। जून सैनिटोरियम में पहुंचता है, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कांग के बॉडी गार्ड्स होते हैं। इधर मैरी के पास वही डिटेक्टिव आती है। ये उसे बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरा पति मुझे फिजिकली अब्यूज करता है, इसी से बचने के लिए मैं उससे भागी थी। लेकिन ये उसे बोलती है मुझे मालूम है कि आप मेंटली इल हैं। एक्चुअली में कांग ने उसे बता रखा होता है कि उसकी वाइफ मेंटली बीमार है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाती है। यानी कि अगर मैरी उसे कुछ भी बोलेगी तो उसकी डिटेक्टिव यही समझेगी कि ये मेंटली पागल है। डॉक्टर हाँ को जुन ने अपने क्लिनिक से निकाल दिया होता है। तभी कांग उसे मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है तुम जा क्यों रहे हो। वो बोलता है ये तुम्हारी ही मेहरबानी है कि मेरे बॉस यानी कि जुन ने मुझे निकाल दिया है। वो बोलता है तुम्हारे साथ ऐसा होना ही चाहिए क्योंकि तुमने उसकी वाइफ को उससे हड़प जो लिया था, यही काम अब जुन ने भी कर दिया है तो उसको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ जिससे कि तुम उसके पास ही रहो, पर बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। नेक्स्ट सीन में कांग के डैड उसे बोल रहे होते हैं मुझे अभी की अभी तुम्हारी वाइफ को देखना है, अगर मर चुकी है तो डेड बॉडी दिखाओ, अगर बीमार है तो हॉस्पिटल लेकर जाओ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी मोम तुम्हें छोड़कर चली गई थी वैसे ही तुम्हारी वाइफ भी तुम्हें छोड़कर जा चुकी है। कांग को अपने डैड पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसे याद आता है कि उसकी मोम ने कैसे सुसाइड कर लिया था। जिसके बाद वो मैरी की फोटो को देखता है और उसके बाद अपनी मोम की फोटो को देखकर अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करता है और उसके बाद वो मैरी को गले लगा लेता है। तुम अब मेरे पास आ गई हो इसलिए मैं खुद को शांत कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो देखता है मैरी का फेस अब उसकी मोम की तरह नहीं रहा, जिसे देखकर वो शांत हो जाता था तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। मैरी उसे बोलती है मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए। वो बोलता है टाइम की बात कर रही हो, उस टाइम का क्या जब मैंने इतने दिनों तक तुम्हें ढूंढा। सोचो जरा तुम इतने दिनों बाद मेरे पास आई हो, वो भी दूसरे फेस के साथ, फिर भी मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, ये मुझे गुस्सा मत दिलाओ तुम। मैरी बोलती है कभी तुमने मुझसे प्यार किया ही नहीं जो मैं हूँ। इधर हाँ क्लिनिक में वापस आ जाता है और बोलता है मेरे पहले के कुछ अपॉइंटमेंट थे, मुझे किसी की सर्जरी करनी थी जो बीच में ही रह गई है, इसलिए वो कंप्लीट कर ही मैं यहाँ से जाऊंगा। अभी युआन भी वहाँ पर आ जाती है और उसे बोलती है तुम अभी तक गए नहीं, तो हाँ उसे भी वही बात बोल देता है। तभी हाँ बोलती है मैंने वकील का पता कर लिया है, जो कि हाँ भी सुन लेता है। एक्चुअली में इनका प्लान था कि ये कांग पर केस करेंगे और मैरी को उससे डिवोर्स दिला देंगे क्योंकि वो मैरी को फिजिकली अब्यूज करता है, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था। युआन बोलती है सबूत तो सिर्फ यही हो सकता है कि मैरी की बॉडी पर वही चोट के निशान या कोई पिटने के निशान दिखाए जाएं, लेकिन अब तो उसके पास वो निशान थे ही नहीं और जुन चाहता नहीं था सबूत के तौर पर वो उसे दोबारा चोट लगवाए। इधर मैरी देख रही होती है कि जुन अंदर आने की कोशिश कर रहा है पर कोई उसे अंदर नहीं आने दे रहा, और मैरी जब बाहर जाग रही होती है तो उसे कांग का सौतेला भाई देख लेता है और अपनी मोम को बोलता है शायद मैंने अभी मैरी को देखा, वो अपने रूम में से झांक रही थी। इधर कांग का असिस्टेंट उसे आकर इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जुन किसी वकील को ढूंढ रहा है आप पर केस करने के लिए, इसलिए वो उससे आकर मिलता है और बोलता है मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। और अंदर आकर जैसे ही वो उसके घर को देखता है तो सोचता है यहाँ पर कभी इसने मेरी वाइफ के साथ टाइम बिताया होगा, लेकिन वो इस बात को भूल कर बोलता है तुम्हारा गार्डन काफी अच्छा है। वो बोल रही थी हम अपने घर में भी ऐसा ही गार्डन बनाएंगे। जुन बोलता है तुम उसे जाने दो ना। वो बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, मेरी वाइफ मेरे साथ बहुत ही ज्यादा खुश है
और थैंक यू मेरे वाइफ का इतने दिनों तक ख्याल रखने के लिए। वो ना थोड़ा डिप्रेशन का शिकार है, इसलिए वो ऐसी बातें बोलती है जो कभी हुई भी ना हो। वो बोलता है तुम उसे पागल बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो। ये बोलता है मैं सबके सामने यही बोलूंगा कि वो डिप्रेशन का शिकार थी। इसके बाद सभी लोग मेरी ही बातों पर यकीन करेंगे और तुम पर ही इल्जाम लगेगा कि तुमने एक बिजनेसमैन की पत्नी को अपने चंगुल में फंसाया, जो कि बेचारी बीमार थी, और उसका फेस अपनी वाइफ जैसा बना दिया। इसलिए बेटर रहेगा कि तुम वकील ढूंढने की कोशिश ना करो। कंग के पास उसके डिटेक्टिव का कॉल आता है। मैरी अपने पुराने वाले घर पर से सामान लेने के लिए जाना चाहती है, जो सामान उसका वहाँ पर रह गया है। कंग उसे बोलता है तुम भी उसके साथ ही रहना। मैरी वहाँ पर जाती है और इत्तेफाक से जुन भी वहाँ पर रोज़मेरी का पौधा रखने के लिए जा रहा होता है। डिटेक्टिव जैसे ही उसे देखती है तो वो कंग को बता देती है कि जुन यहाँ पर आ रहा है, इसलिए वो उसे रास्ते से हटने को बोलता है। जुन जैसे ही आकर मैरी को देखता है तो वो उसे गले से लगा लेता है, लेकिन मैरी तो चुपचाप खड़ी रहती है और बताती है मैंने कंग को एक चांस दे दिया है, लगता है वो सुधर गया है, इसलिए अब मैं उसके साथ ही रहूंगी और हम दोनों को आपस में ऐसे मिलना नहीं चाहिए। जिसके बाद वो डिटेक्टिव को आकर बोलती है मैं घर तक अकेले ही जाना चाहती हूँ, कुछ देर पैदल चलकर। तो डिटेक्टिव भी मान जाती है, लेकिन जुन उसे दोबारा से मिल जाता है और उसे बोलता है ये लो तुम्हारी रोज़मेरी, तुम शायद रास्ता भूल गई हो, ये तुम्हें रास्ता दिखाने में मदद करेगा। लेकिन ये अभी भी चुपचाप बैठी होती है। वो उसे अम्ब्रेला देता है। थोड़ी देर बाद बस आ जाती है जिसमें वो बैठकर वहाँ से चली जाती है। सोच रही होती है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। जुन बोल रहा होता है मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, बस मेरे पास एक ही काम है कि मैं तुम्हारा वेट कर सकता हूँ। काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। कंग मैरी का वेट कर रहा था। जैसे ही वो उसे आते हुए देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो जुन का अम्ब्रेला हटाकर अपने वाले अम्ब्रेला में लेकर अंदर चला जाता है। कंग उसे बताता है मैंने तुम्हारे डॉक्टर ढूंढ लिया है, अगले हफ्ते ही तुम्हारी सर्जरी होने वाली है, जिसके बाद तुम डैड के सामने आ सकती हो, तब तक मैं तुम्हें छुपा कर रखूंगा। इधर स्टेप मॉम अपने पति को बता देती है कि शायद मैरी वापस आ गई है, जिसके बाद वो मैरी को देखने के लिए चले जाते हैं। कंग को भी ये बात पता चल जाती है कि उसके डैड मैरी के पास जा रहे हैं। तभी डिटेक्टिव आकर उन्हें रोकने लग जाती है तो डैड उसे मारने वाले होते हैं, पर तभी मैरी उनके सामने आ जाती है और वो डिटेक्टिव को वहाँ से भेज देती है। डैड को याद आता है ये तो वही लड़की है जिससे वो एक बार पहले भी मिल चुके हैं और उससे पूछते हैं तुम कौन हो। वो बोलती है मैं मैरी ही हूँ। ये गुस्से में पूछने लग जाते हैं तुम्हारी वो शक्ल कहाँ गई। ये बोलती है वही मेरी सारी परेशानी की जड़ थी जिसे कि मैंने मिटा दिया है। इस पर वो उसे चोट पहुँचाने वाले होते हैं, लेकिन तभी कंग आकर उन्हें बचा लेता है। बोलता है आप बस मुझे ही मारिए जैसा कि आप हमेशा करते हैं, और रही बात इसके फेस की वो मैं दोबारा लेकर आ जाऊंगा। डैड बोलते हैं इसको घर से निकाल दो। वो बोलता है ठीक है तो फिर मैं भी घर से बाहर चला जाऊंगा और मुझे आपकी कंपनी के ऐसे सीक्रेट्स पता है कि आप मुझे घर से बाहर तो जाने नहीं देंगे। जिसके बाद उसके डैड चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मैरी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। कंग उसे बोलता है मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। युआन बोलती है किसी को भी ये बात नहीं पता कि कंग की मॉम ने डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से ही सुसाइड किया था। अगर उनके खिलाफ हमें सबूत मिल जाता है तो हम कंग के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। तभी उसके पास कंग का फोन आ जाता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। युआन की जगह जुन उससे मिलने के लिए जाता है। कंग इस बात से बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था क्योंकि उसे पहले से ही मालूम था। वो बोलता है मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है क्योंकि अब मेरी वाइफ मेरे पास है। हम काफी ज्यादा खुश हैं, हम एक बच्चा भी करने वाले हैं जो कि बिल्कुल हमारे जैसा ही होगा दिखने में। और उसे मेन्यू पकड़ा के बोलता है तुम खाना खाओ, वैसे मैंने तो खा लिया है। जुन उसे बोलता है मैं तुमसे मैरी को बचा कर ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और तुम्हारे इस मेन्यू में मुझे कुछ भी खास पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ मैरी अपने पेंटिंग वाले रूम में और अपने रूम में उस बैग को ढूंढने लग जाती है जिसे वो लेकर भागी थी। इस बारे में ये डिटेक्टिव कंग को भी बता देती है पता नहीं तुम्हारी वाइफ पूरा दिन क्या ढूंढ रही है। नेक्स्ट सीन में जुन अपना इंटरव्यू देता है जिसकी हेल्प से वो मैरी को बहुत ही ज्यादा इंकरेज कर रहा होता है। इस इंटरव्यू को कंग भी सुनकर समझ जाता है और मैरी भी सुनकर रो रही होती है। तभी वहाँ पर कंग आ जाता है और उसे बोलता है तुम इसी बैग को ढूंढ रही थी ना। मैरी उसे बोलती है मेरे डैड की आखिरी निशानी इसी में थी इसलिए मैं इस बैग को ढूंढ रही थी। यान को मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है तुम्हें कंग से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक इंसान है। वो मैरी की प्लास्टिक सर्जरी भी करवाने वाला है, उसे डॉक्टर भी मिल गया है। इस बारे में वो जुन को भी बता देती है कि उसकी सर्जरी की पूरी तैयारियां हो गई हैं।
आप पे मौका मिलने पर मैरी चुपके से उठती है और अपने वर्क रूम में पहुंच जाती है। अपने बैग में छुपे हुए मेमोरी कार्ड को निकालती है जिसमें कि कंग के खिलाफ सबूत होते हैं। वो उस बैग को इसलिए लेकर भागी थी ताकि वो सभी को प्रूव कर सके कि उसका पति उसके साथ क्या करता है। लेकिन तभी कंग आकर उसे पकड़ लेता है और जब वो देखता है कि इसमें कंग की ही वीडियो है कि वो मैरी को कितना ज्यादा पीटता है, तो वो उसे देखकर बोलता है ये कितना ज्यादा डरावना है, ये तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे मेरे डैड मेरी मॉम के साथ किया करते थे। लेकिन तभी उसके रंग ढंग बदल जाते हैं और बोलता है अच्छा तो तुम यहाँ पर सिर्फ ये लेने के लिए आई थी, तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम मेरे साथ अच्छी लाइफ स्पेंड करोगी, पर दरअसल तुम्हारा और अर्जुन का तो प्लान है मेरे ऊपर केस करना। मैं तो बस तुम्हारा प्यार ही तो चाहता था। वो बोलती है मैंने बहुत वेट किया कि तुम बदलोगे लेकिन तुम कभी नहीं बदले। ये बोलता है मैं तो बदल गया था लेकिन तुमने कभी मुझे चेंज होने का मौका ही नहीं दिया क्योंकि तुम्हारा ध्यान तो हमेशा सारा भागने पर ही होता था। अब मुझसे रिक्वेस्ट करो जैसे कि तुम हमेशा मुझसे करती हुई आई हो कि मैं तुम्हें ना मारूं। लेकिन वो उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करती। वो बोलता है अच्छा तो अर्जुन ने तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत भर दी है। जिसके बाद वो उसे बहुत ज्यादा हर्ट करता है और बोलता है ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। इतनी सारी पिटाई करने के बाद नेक्स्ट डे वो अपनी वाइफ को डिनर पर लेकर आता है और बोलता है पता नहीं कल रात मुझे क्या हो गया था लेकिन मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ सुधरने की। लेकिन मैरी वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है जहाँ पर उसे युआन मिल जाती है। युआन उसे बोलती है तुम थोड़ी सी हिम्मत रखो, जुन ने तुम्हारे पति के ऊपर केस कर दिया है, हम बस सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि इसके ऊपर पिटाई के बहुत ज्यादा निशान हैं। इनकी कुछ और बातें हो पाती है उससे पहले डिटेक्टिव वहाँ पर आ जाती है और मैरी को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद युआन जुन को आकर सारी बातें बता देती है कि आज मैं मैरी से मिली थी और उसने मैरी की बहुत ज्यादा पिटाई कर रखी थी। जिसके बाद वो सीधा कंग के घर पर पहुंच जाता है और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है कंग बाहर आओ। जुन अंदर आने के बाद उसे एक पंच मारता है और बोलता है ऐसे ही मैरी को भी दर्द होता है। मैरी आकर उसे बोलती है तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तभी कंग अपनी गन के साथ वहाँ पर आ जाता है। मैरी को बोलता है हमारे बीच में सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद कंग अपने सर पर ही गन रख लेता है। तुम्हें गुड बाय करने से अच्छा है कि मैं ही मर जाऊं। गन में एक ही गोली डाल रखी होती है। मैरी उसे बोलती है प्लीज ऐसा मत करो, पर किस्मत अच्छी होती है कि गोली नहीं थी। जिसके बाद वो सेकंड टाइम फिर से गोली चलाता है पर इस बार भी गोली नहीं होती, जिस पर मैरी बहुत ज्यादा डर जाती है। तीसरी बार वो फिर से शूट करने वाला होता है पर मैरी उसे रोक लेती है। ठीक है मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही, पर प्लीज तुम ऐसा मत करो। वो फिर से शूट करता है लेकिन इस बार भी उसे कुछ नहीं होता, लेकिन गोली तो अभी भी उसमें थी ना। वो बोलता है देखा मैं कितना प्यार करता हूँ, इसके लिए मैं खुद भी कुर्बान हो सकता हूँ और दूसरों को भी कर सकता हूँ। मैंने अपना प्यार प्रूव कर दिया है। और मैरी से पूछता है अब तो मेरे साथ ही रहोगी ना। मैरी भी हाँ बोल देती है। जुन को समझ में आ गया था कैसे ये डराकर मैरी को अपने साथ रखना चाहता है, इसलिए वो खुद गन उठा लेता है और अपने सर पर रख लेता है। इस पर मैरी फिर से डर जाती है लेकिन वो गन चला देता है और साथ ही वो ये भी प्रूव करता है कि जो ये नाटक ये दिखा रहा है कि वो प्यार के लिए खुद को प्रूव कर सकता है तो वो जुन भी कर सकता है। और उसे बोलता है तुमने प्यार को क्या समझ रखा है कि तुम इसे डराकर अपने साथ रखोगे। जुन को ये बात काफी ज्यादा हर्ट कर जाती है और जुन मैरी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। मैरी भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। कंग भी उन्हें कुछ नहीं कहता। अभी डिटेक्टिव आकर बोलती है क्या मैं मैरी को रोकूं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। कंग बोलता है तुम सही कह रही हो, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है सब कुछ बर्बाद होने में। दरअसल वो मैरी की मॉम को यहाँ पर लेकर आ गया था। तभी कंग का एक बॉडीगार्ड जुन को आकर फोन थमा देता है। जुन और मैरी उससे बात नहीं करना चाहते थे लेकिन वो स्पीकर ऑन कर देता है। लेकिन जैसे ही वो मैरी को उसकी मॉम की आवाज सुनाता है तो मैरी को यहीं पर रुकना पड़ जाता है। वो बोलता है तुम कहाँ पर जा रही हो जब तुम्हारी मॉम मेरे पास है। मैरी जुन को बोलती है मैं अपनी मॉम को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैरी वापस भागते हुए अंदर आ जाती है और उसे बोलती है तुम ये गलत कर रहे हो। वो बोलता है मुझे नहीं मालूम मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। मैरी हिम्मत कर बोल देती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। वो बोलता है मुझे ये बात पहले से मालूम है तो इसलिए इस बात को तुम रिपीट मत करो। वो पूछता है तुम उस जुन से प्यार करती हो ना। मैरी उसे कुछ नहीं बोलती। जिसके बाद वो उसे बोलता है तुम बस यहीं पर वेट करो, मैं उस जुन का इलाज करता हूँ। इसके बाद कंग हा को मिलने के लिए बुलाता है और उसके सामने अपनी वाइफ को लेकर आता है। हा को उसे देखकर काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। एक तो मैरी की शक्ल किम से मिलती थी जिससे वो प्यार करता था और दूसरा उसे ये भी पता था कि उसका बेस्ट फ्रेंड
इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। कंग तो जानबूझकर उसके कुछ ज्यादा ही चिपक कर दिखा रहा होता है। कंग उससे हेल्प लेना चाहता था लेकिन हाँ बोलता है, अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ। पहले ही मैंने तुम्हारे चक्कर में अपनी जॉब, अपने बेस्ट फ्रेंड सभी को खो दिया। लेकिन वो उसे ब्लैकमेल करने लग जाता है। तुम चाहते हो कि मैं सभी को बता दूं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी कि किम, जिससे तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो, तुम उसे जिंदा ही कार में छोड़कर भाग गए थे। ये सुनकर मैरी को भी झटका लगता है और हाँ भी कुछ नहीं कर पाता। वो उसे बोलता है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी जुन को बर्बाद करने में। वो बोलती है, जब मैं तुम्हारे पास हूँ तो क्या तुम ये सब करना छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन कंग कहाँ मानने वाला था। इधर युआन जुन को आकर बताती है, बाहर बहुत सारे पेशेंट आए हैं और तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि पैसों के चक्कर में तुमने कई सारे पेशेंट्स को मार दिया है। युआन उसे छुपने के लिए बोल रही होती है लेकिन जुन उन रिपोर्टर्स का सामना करता है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो मैं ऐसा क्यों करूं। कंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और जुन की तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई होगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके डैड ने एक बोर्ड मेंबर की मीटिंग रखी थी जिसमें उसे बुलाया भी नहीं था। जिसके बाद वो घर आने के बाद अपने डैड से इसका रीजन पूछता है। उसके डैड बोलते हैं, क्योंकि तुम अब हमारी कंपनी के लिए परफेक्ट नहीं रहे। तुमसे तो अपनी बीवी ही नहीं संभाली जा रही, कंपनी क्या संभालोगे। अपनी बीवी को माफ कर दिया जबकि वो किसी और के साथ रहकर आई है। इन सब के लिए तुम्हें उसे पहले सजा देनी होगी। क्या मैंने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है। वो बोलता है, नहीं, आपने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया है जो मैं अब आपके खिलाफ ही यूज करने वाला हूँ। बड़े बड़े गैंग्स की हेल्प लेकर अपना मतलब निकालना और ऊपर से रिश्वत भी देना, ऐसा करना गलत होगा ना कि मैं आपकी दी हुई शिक्षा का इस्तेमाल ही ना करूँ। डैड बोलते हैं, एक लड़की के लिए तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। वो बोलता है, जब एक शेर बूढ़ा हो जाता है तो उसे अपना थ्रोन नए शेर के हाथ में देना ही पड़ता है। इसके बाद वो आकर मैरी को हक कर लेता है और बोलता है, आज मैं तुम्हारे लिए अपने डैड से भी लड़कर आया हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने डैड से पूरी कंपनी लेकर रहूंगा। फिर हम दोनों इस देश के सबसे अमीर बंदे हो जाएंगे। तुम जो भी बोलोगी ना मैं वही करूंगा। वो बोलती है, एक काम करना कि तुम जुन को परेशान मत करना। वो बोलता है, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। जिसके बाद वो टीवी पर न्यूज दिखाता है जिसमें बहुत सारे रिपोर्टर्स जुन के चिपट रहे होते हैं। ये देखकर मैरी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इधर जुन ने भी उस दिन की रिकॉर्डिंग कर ली होती है जब कंग उसे टॉर्चर कर रहा होता है कि तुम मेरे पास रुको वरना मैं मर जाऊंगा। वकील बोलता है, इस रिकॉर्डिंग को हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं पर जज हमारी बात पर यकीन तभी करेंगे जब वो लड़की आकर खुद अपने मुंह से ये बात बोलेगी। हो सकता है एंड टाइम पर वो लड़की अपनी गवाही बदल दे। वो बोलता है, ऐसा नहीं होगा, मैं उसे हिम्मत दूंगा कि मेरे पास एक सबूत है। इधर मैरी भी बोलती है, बहुत हो चुका है और वो एक रिकॉर्डिंग निकालती है। एक्चुअली उसने एक नया सबूत बना लिया था। उसके बाद वो एक पेंटिंग बनाती है और उसके बाद वो अपने पति को बोलती है, ये पेंटिंग मैं किसी गैलरी में बेचना चाहती हूँ। उसका पति बोलता है, मैं इसे खरीद लूंगा। ये बोलती है, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो लेकिन मैं इसे गैलरी में बेचना चाहती हूँ और वो भी अपनी फ्रेंड के जरिए। इसके बाद वो उसकी फ्रेंड को खुद ही वहाँ पर बुला लेता है। सबसे पहले उसकी फ्रेंड की वहाँ पर चेकिंग की जाती है कि कहीं ये कुछ ऐसा सामान तो नहीं लेकर आई जिससे कि मैरी से कोई सबूत दे सके। जब मैरी उसे पेंटिंग देती है तो डिटेक्टिव उसे फिर से चेक करती है। वो उसका सब कुछ चेक करती है लेकिन किसी चीज में कुछ नहीं होता। ये पेंटिंग जुन की गैलरी में पहुंच जाती है और युआन उसे कॉल करती है कि मैरी ने एक पेंटिंग भिजवाई है। ये सुनकर जुन समझ जाता है जरूर मैरी ने उसे कोई मैसेज भिजवाया है कि मैरी ने उसे एक बार कहा था, मैं अपनी पेंटिंग सिर्फ इसलिए बनाती हूँ ताकि किसी को मेरा मैसेज मिले। बहुत ही ज्यादा ध्यान लगाकर इस पेंटिंग को समझने की कोशिश करता है कि कहीं कोई साइन हो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वो उस पेंटिंग को अपने घर लेकर आ जाता है और पूरी रात बैठकर उसे देखता रहता है। नेक्स्ट डे मैरी की सर्जरी होनी थी। मैरी सोच रही होती है, जो चिप मैंने अपने कैमरा में से सारी वीडियो होती है उसे मैंने पेंटिंग में पेस्ट कर दिया था और उसके ऊपर फ्लावर बना दिया था। पता नहीं जुन को उस बारे में पता चला होगा या नहीं। युआन उसके लिए खाना लेकर आ जाती है क्योंकि उसने कुछ खाया ही नहीं होता। तभी जुन का ध्यान एक फ्लावर पर जाता है और वो उसे देखने लग जाता है। युआन उसे रोक रही होती है, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग को खराब क्यों कर रहे हो। लेकिन उसे वो मेमोरी कार्ड उसमें से मिल जाता है जिसमें हाल ही में कंग ने उसकी जो पिटाई की होती है उसकी रिकॉर्डिंग होती है और जुन से तो ये देखी भी नहीं जा रही थी। इधर कंग मैरी को सर्जरी के लिए लेकर जा रहा होता है। दूसरी तरफ युआन इसकी कॉपी युआन को देता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम इसे पुलिस को दिखा देना। इधर मैरी बोलती है, सर्जरी करनी जरूरी है क्या, मुझे ये फेस पसंद है। ये बोलता है, ये फेस तुम्हारा नहीं है, उसकी मरी हुई वाइफ का है। जब तक ये फेस नहीं जाएगा उसका ऑब्जेक्शन नहीं जाएगा। वो बोलती है, लेकिन इस फेस में ही मैंने अपने ट्रू लव को एक्सपीरियंस किया था।
कंग को तो गुस्सा आ जाता है। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे प्यार करता है? वो बस इस फेस से प्यार करता है जो कि उसकी वाइफ का है। लेकिन मैरी बोलती है ऐसा नहीं है, उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया था। उसे तो इस फेस से नफरत होने लगी थी, लेकिन फिर भी उसने सिर्फ मुझे प्यार किया। और तुमने तो सिर्फ मेरे फेस से ही प्यार किया था ना, क्योंकि ये तुम्हारी मोम जैसा था। उसने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तभी उसे जुन का फोन आ जाता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। कंग बोलता है मैं तुमसे मिलने के लिए क्यों आऊँ? मैं तो अपनी वाइफ की सर्जरी कराने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही जुन उसे उसकी रिकॉर्डिंग सुनाता है, मैरी बोलती है तुम्हें उसके पास चले जाना चाहिए। शायद उसे मेरा मैसेज मिल गया है जो मैंने उसे पेंटिंग के थ्रू भेजा था। तभी कांग के पास सर्जरी वालों का फोन आता है, लेकिन इसे सर्जरी कैंसिल करानी पड़ती है। और उसके बाद वो जुन के पास जाता है। जुन उसे बोलता है अगर मैं ये वीडियो मीडिया वालों को भेज दूंगा तो तुम्हें पता है उसे बड़ी आसानी से डिवोर्स मिल जाएगा। और चिंता मत करो, मैंने इसकी बहुत सारी डुप्लीकेट्स कॉपी भी बनवा ली है। जिसके बाद कंग अपनी वाइफ के पास आता है और उसे बोलता है तुम मुझे चूज करोगी या उसे? वो बोलती है ऑफ कोर्स मैं उसे चूज करूंगी। वो बोलता है प्लीज मुझे एक मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगा। वो बोलती है मैं तुम्हारी मोम की तरह मरना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दो। ये सुनकर वो बोलता है तुम जाओ, इससे पहले कि मेरा मूड चेंज हो जाए। इसके बाद मैरी अपनी मोम को लेकर वहाँ से चली जाती है। बाद वो जुन से आकर मिलती है। जुन उन दोनों को वहाँ से ले जाता है। घर पर युवान उन दोनों का वेलकम करती है और मैरी की मोम को बताती है मैं जुन की फ्रेंड हूँ और उसकी बहन जैसी हूँ, यानी कि ये भी अब सुधर चुकी थी। इसके बाद कंग जुन के ऑफिस पहुंच जाता है और उसे डिवोर्स के पेपर पकड़ा देता है, जहां पर वो कुछ फूलों को देखता है। जुन उसे उन फूलों के बारे में बताता है। एक एंजल था जो बाकी एंजल्स को बुली किया करता था। इसके बाद भगवान ने उसे फ्लावर बना दिया जिसमें से खुशबू न आकर गंदी स्मेल आती थी और कोई भी अब उसके पास नहीं आता। कंग को उस फ्लावर की हालत बिल्कुल अपने जैसे ही लग रही होती है। जुन उन पेपर को मैरी को दे देता है। मैरी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था सच में उसका पति इतनी जल्दी उसे डिवोर्स दे रहा है। इधर मैरी को अपनी मोम को जुन के गांव में ट्रांसफर करना था जहाँ उनका इलाज होने वाला था। आज ये लोग उन्हें वहीं पर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उसे कंग का फोन आ जाता है। कंग उसे बोलता है मैं नहीं चाहता कि मेरा मूड चेंज हो जाए, इसलिए हम कोर्ट में आज ही चलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारा लास्ट टाइम होगा। तो क्या तुम मेरे घर पर आ सकती हो? मैरी उसके घर पर जाने से मना कर देती है तो कंग उसे एक रेस्टोरेंट में बुला लेता है। जुन भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसकी मोम को आज लेकर जाना था। जुन बोलता है मैं उसे बोल देता हूँ कि तुम उससे कल मिल लेना, इसके बाद हम दोनों साथ में चलेंगे। मैरी बोलती है क्या पता उसका मूड चेंज हो जाए, इसलिए मैं आज ही चली जाती हूँ। मैरी जैसे ही रेस्टोरेंट पहुँचती है तो वो बोलता है एक बार कोर्ट जाने से पहले तुम लंच तो कर लो। मैरी मना करती है, लेकिन वो बोलता है मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दिया था। इधर जुन उसकी मोम को अपनी मोम के घर पर आकर छोड़ देता है और इधर ये दोनों कोर्ट जा रहे होते हैं। फिर मैरी के पास जुन का कॉल आ जाता है। मैरी उसका फोन उठाने ही वाली थी, लेकिन वो उसका फोन पीछे रख देता है। अब लास्ट टाइम तुम मेरे साथ हो तो कम से कम मुझ पर तो फोकस करो जुन। लेकिन जुन का कॉल बार बार आ ही रहा होता है, जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो गाड़ी मोड़ देता है। मैरी बोलती है कहाँ पर जा रहे हो? कोर्ट तो वहाँ पर है ना। वो बोलता है तुम्हें एक जगह पसंद आई थी ना, तो मैंने वो जगह खरीद ली थी। मैं तुम्हें वहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ डिवोर्स देने से पहले। और तेज स्पीड में गाड़ी भगाने लग जाता है। मैरी उसे बोलती है गाड़ी रोक दो वरना कूद जाऊंगी, लेकिन तभी वो गाड़ी रोक देता है। मैरी उसे बोलती है मैंने तुम पे फालतू में ही यकीन किया और वहाँ से जाने वाली थी। वो बोलता है मैं बस तुम्हारे साथ हैप्पी टाइम बिताना चाहता हूँ और उसे रोक लेता है। इधर जुन के पास मैरी की लोकेशन थी, इसलिए वो भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है, जिससे उसे पता चल जाता है वो कोर्ट में तो गया ही नहीं, कहीं और गया है। इधर कंग उसे बोलता है उस टाइम पर हम कितने ज्यादा खुश थे ना, जब हमारी शादी हुई थी तुम कितनी ज्यादा हैप्पी रहा करती थी। उस टाइम पर तो तुम मुझे प्यार करती थी ना, ये तो तुम मुझे बता ही सकती हो। मैरी बोलती है उस टाइम पर भी मैंने तुम्हें प्यार नहीं किया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें प्यार कर सकूं, पर कभी हुआ ही नहीं। ये सुनकर कंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो अपनी गन निकाल लेता है। शायद हमारा एक दूसरे को गुड बाय करने का टाइम आ गया है। मैरी बोलती है तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन लास्ट टाइम पर भी मैं तुम्हारी नहीं रहूंगी क्योंकि मेरे मन में कोई और होगा।
जिसे मैं प्यार करती हूँ। वो बोलता है तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकती तो मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे कि मैं हमेशा तुम्हें याद रहूं। बिल्कुल उस जुन की तरह मैं भी तुम्हारा दिल जीतूंगा। बोलता है मैं अपने लास्ट मोमेंट में भी तुमसे ही प्यार करता हूँ। मैरी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन गन चल जाती है और सीन कट हो जाता है। थोड़ी देर में मैरी को जैसे ही होश आता है, कंग की ऐसी हालत देखकर घबरा जाती है और एम्बुलेंस को कॉल करती है। तभी जुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता क्योंकि ये दोनों हॉस्पिटल में जा चुके होते हैं। इसकी आँख की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई थी जिसकी सर्जरी होनी थी, लेकिन अभी भी ये बोल रहा था मेरी वाइफ कहाँ पर है, कहीं वहीं पर तो नहीं रह गई, उसे लेकर आओ, उसे भी चोट लगी होगी। मैरी को भी हल्की फुल्की चोट लग गई थी। इधर नर्स इसे बोल रही होती है तुम हिलो डिलो मत, तुम्हारी सर्जरी होने वाली है। लेकिन वो तो सिर्फ अपनी वाइफ को ढूंढना चाहता था। लेकिन मैरी तो यहाँ से भागने की तैयारी कर लेती है। कंग उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आता है लेकिन मैरी उससे पहले वहाँ से चली जाती है। इधर जुन को पता चलता है यहाँ पर कुछ हुआ था जिसके बाद 2 लोगों को हॉस्पिटल में पहुँचाया गया है, जिसके बाद वो भी हॉस्पिटल में चला जाता है। इधर कंग अपनी वाइफ को बुला रहा होता है चिल्ला चिल्ला कर। तभी उसके सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी आकर उसे अंदर लेकर जाता है और सर्जरी कराने के लिए बोल रहा होता है, जिसके लिए कंग मना कर रहा था। तभी जुन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे पता चल जाता है कि मैरी वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो बाहर मैरी को ढूंढने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर आगे आने के बाद मैरी उसे मिल जाती है। मैरी की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो रखी होती है, इसलिए वो उसे गले लगा लेता है। इधर डॉक्टर उसे बेहोश कर सर्जरी कर ही देते हैं। मैरी बेहोश हो जाती है, जिसके बाद वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। जैसे ही मैरी को होश आता है तो वो अपनी मॉम को कॉल करती है, मैं जल्दी आपके पास आने वाली हूँ। युआन भी ये देखकर स्माइल कर रही होती है। इधर कंग को जैसे ही सर्जरी के बाद होश आता है तो वो तुरंत मैरी के पास आ जाता है। युआन उसे नीचे मिल जाती है। कंग उससे पूछता है मैरी कहाँ पर है। युआन बोलती है मुझे क्या मालूम। कंग बोलता है तुमने कभी मुझे सच बताया भी है क्या जो अब बताओगी, और वो उसे धक्का देकर ऊपर चला जाता है। जिसके बाद युआन जुन को फोन कर बता देती है कि कंग ऊपर आ रहा है। जिसके बाद वो मैरी को बोलता है मैं अभी आया और वहाँ से चला जाता है। कंग उससे पूछता है मैरी कहाँ पर है, लेकिन जुन उसे कुछ भी नहीं बताता। वो बोलता है अब मैंने सब कुछ खो दिया है तो इतना तो बता दो कि वो सही है, मैं बस उसे एक बार मिलना चाहता हूँ। लेकिन जुन को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। कंग बोलता है ये सब कुछ तभी खत्म होगा या तो मैं मर जाऊँ या फिर मैरी। जुन बोलता है तुम इसे जिंदा रहकर भी खत्म कर सकते हो, लेकिन कंग को गुस्सा आ जाता है, अगर तुम ना होते तो मैरी कभी मेरे साथ ऐसा ना करती, वो हमेशा मेरे पास ही रहती। वो उसे धक्का देने वाला होता है लेकिन जुन उसे ही धक्का दे देता है। वो बोलता है कंग बोलता है एक काम करो कि तुम मुझे मार दो। वो बोलता है जब तुम अपनी वाइफ से इतना प्यार करते हो तो क्या तुम्हें उसकी आंखों के आंसू नहीं दिखते। वो बोलता है दिखते हैं और उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता। काफी देर तक जब जुन नहीं आता तो मैरी खुद ही बाहर आकर उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। कंग जुन को बोल रहा होता है अगर मैं तुम्हें मार भी दूं ना तब भी मैरी मेरे पास नहीं आएगी, इसलिए तुम ही मुझे मार दो। जुन भी सोचता है इसे मार ही देना चाहिए वरना ये फिर मैरी को परेशान करेगा, हो सकता है उसे मार दे। लेकिन तभी मैरी वहाँ पर आ जाती है और जुन को बोलती है तुम मेरी वजह से कातिल मत बनो। जिसके बाद जुन कंग को छोड़ देता है। तभी पुलिस वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं जो कि कंग को पकड़ लेते हैं। उनके पास कंग के खिलाफ जितने भी सबूत थे वो सारे पुलिस को पकड़ा देते हैं। ये अपनी वाइफ को कितना ज्यादा टॉर्चर करता था और साथ ही वो बता देते हैं कि अपने हस्बैंड से बचने के लिए ही इसने अपने फेस की सर्जरी कराई थी। पूछताछ होने के बाद जैसे ही जुन बाहर आता है तो हाँ उसे बोलता है मैंने सोचा मैं तुम्हें ड्राइव कर घर तक ले जाऊं। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं उसके साथ था। जुन बोलता है मुझे ये बात मालूम है। वो बोलता है जब भी मैं तुम्हें देखता था ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करती थी। जुन बोलता है लेकिन अब मैं इस नफरत को भूलना चाहता हूँ, यानी कि वो अपने दोस्त को माफ कर देता है। इधर मीडिया वाले कंग से पूछ रहे होते हैं क्या आप सच में अपनी वाइफ के साथ ऐसा करते थे, तो वो मान लेता है और साथ ही वो अपने डैड की कंपनी में जो भी घपले हो रहे थे उनके बारे में भी बता देता है, यानी कि वो अपने डैड को भी बर्बाद कर देता है और ऐसा कर वो अपने मोम का बदला लेता है। के बाद वो अपने असिस्टेंट को भी बोलता है मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, तुम यहाँ से अब्रोड भाग जाओ। घर पर आने के बाद उसकी सौतेली मोमो से बोलती है ये तुमने अपने डैड के साथ क्या किया। ये बोलता है ओ तुम्हें तो बुरा लग रहा होगा ना कि तुम्हारा प्लान जो चौपट हो गया। ये मत भूलो कि जिस टाइम पर मेरी मोम जिंदा थी उस टाइम पर तुम हमारी कंपनी की बस एक सेक्रेटरी थी। तुमने भी मेरे डैड को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और मेरी मोम के मरते ही तुमने मेरे डैड से
शादी कर ली। पैसों के लिए तुम इतनी ज्यादा भूखी थी कि तुम्हें मालूम था मेरे डैड कितने ज्यादा बुरे हैं, उसके बावजूद तुमने उनसे शादी कर ली। हमें वो अपनी गन लेने के लिए आया होता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके डैड से हो जाती है। डैड उसे डांटने लग जाते हैं, मैंने आज तक जो कुछ भी कमाया था तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो बोलता है आपने भी तो मुझसे वो लोग छीन लिए जिन्हें मैं प्यार करता था, और वो अपने डैड के सर पर गन रख देता है। वो बोलता है तुम मुझे इसलिए मारना चाहते हो ना क्योंकि तुम खुद से नफरत करते हो। अपने डैड पर गन चला देता है, जो सुनकर स्टेप मोमोज का बेटा तो डर जाते हैं, जो पैसे लेकर घर से भाग रहे थे। लेकिन इसने अपने डैड के ऊपर गोली नहीं चलाई थी। वो बोलता है आपकी यही सजा है कि आप इस बड़ी सी हवेली में अकेले ही रहो। इधर जुन को पूछताछ के लिए फिर से पुलिस स्टेशन में जाना था, लेकिन मैरी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो युआन को बोलता है उसके पास आने के लिए। उसके वहाँ से जाने के बाद मैरी को कुछ आवाज आती है, तो उसे लगता है शायद युआन घर पर आई है, लेकिन वहाँ पर तो उसका किडनैप हो जाता है। युआन जैसे ही उसके घर पर पहुँचती है तो उसे मैरी वहाँ पर नहीं मिलती। वो जुन को कॉल कर बता देती है शायद उसका किडनैप हो गया है। तभी जुन के पास अंक का कॉल आ जाता है। वो बोलता है देखो एंड में मैं अपनी मैरी को अपने साथ लेकर जा ही रहा हूँ। वो बोलता है मैं अपनी वाइफ के साथ लास्ट टाइम बिता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम आकर डिस्टर्ब करो। कंग ने मैरी के लिए जो घर बनाया होता है वो उसे वहीं पर लेकर आ जाता है। वो बोलता है मुझे मालूम था लास्ट मोमेंट पे तुम मेरे साथ ही होगी, चलो हम दोनों स्वर्ग चलते हैं, वहाँ पर हम दोनों साथ में ही रहेंगे। मैरी भी बोलती है तुम सही कह रहे हो, यही हमारा एंड है। तभी उसके सर में बहुत तेज पेन हो जाता है, जिसके बाद मैरी उसे धक्का दे देती है और गोली उसी के ऊपर चल जाती है। जुन भी वहीं पर आ रहा होता है। कंग तो पानी में डूब जाता है। मैरी बहुत ज्यादा घबराई होती है। तभी जुन आकर उसे गले से लगा लेता है, लेकिन कंग तो अभी भी जिंदा था और ये सब देखकर वो जुन पर गोली चलाने वाला था, लेकिन मैरी जुन को बचा लेती है। कंग को गुस्सा आता है, ये मैंने क्या कर दिया, अपनी ही वाइफ को मार दिया। तभी उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी आ जाती है, लेकिन कंग सोचता है अगले जन्म में मैं एक बेटर पर्सन बनूंगा और तब मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्यार करूंगा। ये बोलकर वो गोली चला लेता है। जुन मैरी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। पिछली बार उसे अपनी वाइफ को बचाने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वो इस बार डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है मैं मैरी की सर्जरी अपने हाथों से करूंगा। इसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैरी एकदम ठीक होती है और ये दोनों साथ में होते हैं, और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे, बाय बाय।